कोरोना के मामलों की रफ्तार देश में धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस बीच ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें लोग लापरवाह होते दिखे हैं। कितने घातक हो सकती है ये लोगों की लापरवाही, इस विषय पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमरिंदर झा जी हैं। अमरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। जी, आपका नमस्कार और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। सर, कोरोना के मामलों की अगर रफ्तार देखें तो धीरे धीरे अब कम होने लगी है, क्या पोजीशन है अभी? देखिए, इस जिस तरीके से अभी डेटा आ रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि जो नदर्न इंडिया है उसमें जरूर केसेस काफी कम हो रहे हैं। यदि दिन के जो पर डे के जो नए केसेस हैं वो लगभग 40,000 के लगभग में आ रहे हैं। लेकिन ये बात भी समझना पड़ेगा, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और आपके जो साउथ के स्टेट्स हैं उसमें नंबर काफी अधिक है। ऐसे में लोगों की जो लापरवाही है वो बहुत घातक साबित हो सकती है। हमारे यदि हम अपने पास के देश को समझें तो देखा जाएगा कि जो इंडोनेशिया हमारे देश से लगभग 5 गुना उनका जनसंख्या कम है, लेकिन इस समय जो केसेस आ रहे हैं उनके प्रति दिन के 40,000 केसेस आ रहे हैं, जो हमारे बराबर है। तो ऐसे में ये समझना कि हाँ ये एक वेव चला गया तो दूसरा वेव नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो वायरस है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि वो महीने में 2 बार म्यूटेंट क्रिएट करता है। यदि वो म्यूटेंट कभी-कभी उसके लिए खुद के लिए घातक हो जाता है और कभी उसके लिए वरदान होता है। यदि घातक की बात करें तो ऐसे बहुत सारे म्यूटेशन हुए जो उसके लिए ही घातक हो गए और वो कम होता गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी हमारे लिए सामने आए जो कि एक पूरे वेव को अपने दम पर कन्वर्ट करने में का मादा रखते हैं। इस समय जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है इसके अंदर ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही मतलब चिंता का जो विषय बना हुआ है। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसमें जो K417N जो उसकी जो म्यूटेशन है, वो जो स्पाइक प्रोटीन्स पे जो म्यूटेशन है उस वजह से जो सबसे अभी तक इफेक्टिव जो दवाई बताई गई थी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो कॉकटेल है वो अभी तक सबसे इफेक्टिव बताया गया था कोरोना में, वो भी इस पर पूरा कारगर साबित नहीं हो रहा है। उसके देने के बावजूद भी बहुत सारे पेशेंट्स अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि ये जो हमारा डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो उनका नंबर बढ़े जा रहा है और लोगों में चिंता की थोड़ी सी भी बात उन्हें नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि यदि स्वास्थ्य विभाग इन्हें कुछ बता रहा है कि हाँ अब तीसरा वेव आ सकता है तो वो ये समझ रहे हैं कि हाँ ये तो वेदर फोरकास्ट है, हो सकता है कि हाँ बारिश आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। बारिश आने में और एक लहर आने में बहुत फर्क है। नंबर्स जब बढ़ने लगते हैं तो सारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो होती है वो चरमरा जाती है, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो यूएस अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो। लेकिन जब एक बार वेव बहुत तेज बढ़ रहा होता है तो उसके बाद सारी सरकारें विफल हो जाती हैं। जितनी जितनी सुविधाएं हॉस्पिटल्स में, जितने हॉस्पिटल्स के कर्मचारी की जरूरत पड़ती है वो सब बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि यदि वेव्स अभी इस समय कम हुए हैं तो इस समय का आप इस्तेमाल करिए। ये मत समझिए कि ये जो थर्ड वेव नहीं आने वाला, और लोगों का जो बिहेवियर है वो तो बिल्कुल बता रहा है कि वो थर्ड वेव तो आकर ही रहेगा, चाहे हम कितनी भी सुविधाएं बढ़ा लें। लोगों का बिहेवियर बता रहा है कि अब ये थर्ड वेव आके ही रहेगा। अब जो प्रेडिक्शन बता रहे हैं कि वो सितंबर के अराउंड में सितंबर से का जो खत्म होने वाला होगा और अक्टूबर के अराउंड में थर्ड वेव आ सकता है। तो यदि हमारे पास समय है तो उसके लिए हम तैयारी करें, ना कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ के और हम मस्ती करने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पे जाएं बिना मास्क पहने। मास्क भी पहन रहे हैं तो मास्क नाक के नीचे है। जो अभी सबसे रिसेंट सर्वे आया है उसमें पता चला है कि बस 50% लोग तो मास्क पहनते हैं और उनमें बस 15% लोग ऐसे हैं जो कि मास्क अच्छी तरीके से पहन सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 100 में 15 लोग यदि जब ढंग से मास्क पहन रहे हैं तो वो लोग ही रोग को थोड़ा कम कर रहे हैं। ऐसे में जो हमारा 85% है वो तो रोग बढ़ा रहा है। तो बहुत उम्मीद है कि बहुत तेज भी वेव आ सकता है, लेकिन ये लोगों पर निर्भर करता है कि जो आगे का जो वेव आएगा वो कितना बड़ा होगा, और सरकारों पर भी निर्भर करता है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी पहाड़ों की, आपने देखी होंगी, लोगों को जिस तरीके से देखा, क्या वो तीसरी वेव को न्योता दे रहे हैं? बिल्कुल, लोगों का बिल्कुल पास में खड़ा होना, बिना मास्क के खड़े होना, बच्चों के चेहरे पर मास्क ना लगा होना, कहीं भी आपको सैनिटाइजर ना दिखना,
कभी भी उनको हाथ धोते ना दिखना। तो ऐसे में लोगों का जो बिहेवियर है वो तो बिल्कुल बता रहा है कि वो तो बिल्कुल कोरोना को न्योता देने के लिए तैयार है। और पर ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब सेकेंड वेव आया था तो हम लोगों ने अपने नजदीकियों को खोया है, अपने रिश्तेदारों को खोया है। तो यदि वो बात आज भी हमारे जहन में है तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो बिल्कुल बंद ही नहीं करना चाहिए। और ये जो दूसरे से जो तीसरे लहर के बीच का जो समय है, इस समय को हम कुछ सीखने में, कुछ जो अपने बिहेवियर है उनको एक अच्छे तरीके से बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बच्चों की बात करें तो बच्चों में मास्क पहनना उनके लिए उतना आसान नहीं है, लेकिन आप यदि बार बार उन्हें समझाएंगे कि देखो ऐसे मास्क पहनते हैं, इतने दूर तक के एरिया में मास्क पहनते हैं, यदि वो लंबे समय तक भी उन्हें पहनाने की कोशिश करेंगे तब वो सीखेंगे। बच्चे एक दिन में नहीं सीखते। और साथ में यदि वो सीखेंगे तभी उन्हें पता आगे का जो वेव है उसको वो इफेक्टिवली कम कर सकेंगे। यदि हमारे पास आज मौका है कि हमें 1-2 महीने का टाइम मिला है तो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाया है वो वैक्सीनेशन की तरफ जाए। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं लगाए तो वैक्सीनेशन, ऐसे अभी बहुत सारे लोग हैं, इतने 36 करोड़ 38 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के बावजूद भी हमारा देश तो 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। ऐसे में कितने लोगों को भी वैक्सीनेशन नहीं लगा है। तो यदि वो कोशिश, उनके पास टाइम है तो इस समय वैक्सीनेशन लगाएं। ये जो समय है सही तरीके से इस्तेमाल करने का है। यदि सरकारों के पास टाइम है तो हमारे जो नंबर्स हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि एक बीच में पर डे लगभग 70 लाख से 1 करोड़ वैक्सीनेशन लग रहे थे, लेकिन अभी मैं बता दूं तो 15 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं लग रहे। तो वो कितना, 70 लाख और 15 लाख में कितना डिफरेंस है। तो आप ये समझ भी नहीं सकते हैं कि ये जो, जैसे गवर्नमेंट ने बताया था कि हम जो 2021 खत्म होने लगेगा तब तक हम लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे, वो तो पॉसिबिलिटी कहीं भी नहीं दिख रही है। यदि पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है तो लोगों का तो यही, हमारा तो यही है ना कि अब घर में किस तरीके से हम कोरोना के साथ जीना सीख लें, कैसे हम बच्चों में, यदि उनमें शारीरिक और मानसिक विकास घर में रहते हुए कैसे कराना सीख लें, उस पर ज्यादा ध्यान दें। यदि हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो कैसे उसको और इफेक्टिवली, कैसे हम अपना मतलब टेक्निकली उसको और कैसे और इम्प्रूवमेंट करके बच्चों में जो उनका एजुकेशन पीछे ना चला जाए उसको ठीक करने की कोशिश करें। यदि घर में हमारे पास कुछ जगह है तो हम कैसे जो शारीरिक जो क्षमता बढ़ाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होती है, जो जिम के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो लाके घर में हम कैसे योग के नई नई पद्धति सीख के कैसे अपना शरीर बनाए, उस पर ध्यान दें। ना कि हमें यदि 1-2 महीने का टाइम मिला है तो हम मनाली घूम रहे हैं और ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि लोग, यदि हम भी मास्क लगाएं तो हमारे बगल वाला मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो ये तो लोगों के लिए बहुत ही घातक निकलेगा। इस समय का इस्तेमाल कीजिए। इस समय के इस्तेमाल में बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसी 100 चीजों को मैं गिना सकूंगा जो कि लोगों को और सरकारों को करने की जरूरत है। ऐसे में यदि इस समय का आप इस्तेमाल नहीं किए तो वेव कितना खतरनाक होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा बिहेवियर और गवर्नमेंट का जो विलिंगनेस है, उनका, उनकी जो क्षमता है कि वो कितना आगे लोगों की को वैक्सीनेट करा सकते हैं, उस पर ध्यान दें तो वो ज्यादा जरूरी होगा। वैक्सीन की आपने जिक्र किया, वैक्सीन को लेकर जो है तमाम अफवाहें, लोगों के बीच प्रॉपर जागरूकता नहीं है। लोगों को, कई लोगों को तो लगता है कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, या कईयों को लगता है कि स्पुतनिक आएगी वो लगवाएंगे, या उसके बाद एक और आएगी वो लगवाएंगे। तो ये सारा भ्रम क्यों फैला हुआ है? देखिए, लोगों का जो भ्रम फैला है उसमें तो कुछ राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं जिन्होंने ये बढ़ाया है। लोग खुद भी, कुछ लोग आगे बढ़कर वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जा रहे। उन्हें लगता है कि थोड़ा सा उन्हें लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, यदि उनको वैक्सीन लेने के लिए कुछ हाथ पैर मेहनत करना पड़ेगा, तो वो पीछे हट रहे हैं। तो और जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि नपुंसकता या फिर और भी कोई बातें, वो बिल्कुल गलत है। हर वैक्सीन ऑलमोस्ट आपका 80% से मोर इफेक्टिव है। तो ऐसे में किसी नए वैक्सीन का वेट करना, वो मुझे नहीं लगता है कि वो सही है। यदि आपके पास जो वैक्सीन का आपको मिल रहा है वो लगाइए, और किसी नए वैक्सीन का मौका मिलेगा तो उसको लगा लेंगे। अभी तक किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी डॉक्टर्स ये नहीं बता पाए होंगे आपको कि कोवैक्सीन बेटर है कि कोविशील्ड। सारे यदि एफिकेसी उनके बराबर के हैं तो सब इक्वली इफेक्टिव होते हैं। तो ऐसे में वैक्सीन लगाइए, और जितनी जल्दी दोनों डोज आपका कंप्लीट हो जाएगा उतने आप सेफ रहेंगे। डॉक्टर अमरिंदर जी, एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि जो कोरोना का वायरस है, कहते हैं हवा के अंदर भी घूमता है। ऐसे में लोग जो घर में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं वो फिर कैसे बचाव करेंगे? क्या हवा में घूमता है कोरोना का वायरस?
हाँ, ऐसा है क्योंकि जो पहले बोला जा रहा था कि टच से लोगों के आप छुएंगे, उनका कपड़ा इस्तेमाल करेंगे या उससे फैलता है, वो फोमाइट का जो जरिया है वो बहुत छोटा है। सबसे बड़ा जरिया ड्रॉपलेट और एरोसोल इन्फेक्शन। एरोसोल ड्रॉपलेट का मतलब होता है कि हमारे पास जो 5 माइक्रोन से जो बड़ा है वो बहुत नजदीक तक रहता है, और जो 5 माइक्रोन से भी छोटा पार्टिकल है वो काफी दूर तक जा सकता है। तो ऐसे में एरोसोल और ड्रॉपलेट का जो इन्फेक्शन है वो सबसे बड़ा जरिया है इन्फेक्शन बढ़ने का। घर में ये 2-3 चीजें हम कर सकते हैं। एक तो हमारे घर में जो वेंटिलेशन हो वो क्रॉस वेंटिलेशन हो, कि खिड़कियां ज्यादा नंबर्स में हो, वो खुली रहे, गेट इस तरीके से हो कि हवा इस तरफ से जाए, और दूसरी मतलब कि जो एयर एक्सचेंज होता है हर 1 घंटे में कम से कम 5 से 6 बार एयर एक्सचेंज होना चाहिए। जब आप जो HVAC जो हम जो फिल्टर लगाते हैं, वो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि हमारे अंदर जो घर का जो एयर है उसको 1 घंटे में 6 से 7 बार, 5 से 6 बार इस तरीके से वो एयर एक्सचेंज करता है। तो हमें ऐसा एयर फिल्टर भी लगाना चाहिए। हमें जो एग्जॉस्ट की जो मशीन होती है वो भी इस तरीके से लगाना चाहिए कि एयर एक्सचेंज हर 1 घंटे में 5 से लेके 8 बार होता रहे। यदि ये एयर एक्सचेंज हो रहा है तो ऐसे केस में इन्फेक्शन फैलने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। तो ये बात के चलिए कि ये एयरसोल और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। यदि कोई बीमार है और उसी एरिया में बार बार वो घंटे 2 घंटे बैठा हुआ है तो एयरोसोल से लोग दूसरे इन्फेक्ट हो सकते हैं, इवन वो मास्क पहने हो तो भी। तो इसीलिए ये जो क्रॉस वेंटिलेशन की बात, ये जो एग्जॉस्ट मशीन की बात, ये जो फिल्टर की बात कर रहा हूं मैं, एयर फिल्टर, ये तीनों चीजें हैं वो बहुत लोगों को बचाती है इन्फेक्शन से। दूसरी लहर में हमने देखा था कैसी भयानक तस्वीरें सामने आई थी। अभी क्योंकि दूसरी और तीसरी के बीच का अभी समय है, तीसरी लहर ज्यादा भयानक ना हो दूसरी लहर से, इसके लिए अब जो समय है सरकार को क्या करना चाहिए और लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार का जब रोल होता है तो उस बार जो जो कमी हुई उसे पूरी करनी है। आईसीयू बेड्स कम थे, उसको बढ़ाना है। जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ के जो नंबर्स कम थे उनको बढ़ाना है। यदि पैरामेडिकल स्टाफ को जिसको कोरोना का मैनेजमेंट नहीं आ रहा है उसको आपको सिखाना है, तो आपको रोपिंग करना है अधिक से अधिक मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को एक काम करने के लिए। जो इंटर्न्स हैं, जो फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको सिखाना है कि कैसे कोरोना को मैनेज करना है। साथ में जो भी इक्विपमेंट्स होती हैं आईसीयूज की वो सबको बढ़ाना है। उस बार देखा गया है कि एकाएक कालाबाजारी बहुत तेज से बढ़ी, तो ऐसे में हमें ये भी जो भी मेडिसिन इसके लिए इफेक्टिव है उसको उसकी अवेलेबिलिटी बना के रखनी है। साथ में जो ऑक्सीजन के जो कंसेंट्रेटर्स है उनका नंबर काफी बढ़ा के रखना है। ऑक्सीजन के लिए जो प्लांट होते हैं वो प्लांट जो है वो उनका नंबर्स बढ़ाना है। हर हॉस्पिटल में वो अधिक से अधिक ज्यादा प्लांट्स होने चाहिए। यदि कोई लिक्विड ऑक्सीजन का जो प्लांट है यदि उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाइए। तो ऐसे में आपको ये सब देखना है कि कैसे आप इन सब चीजों को सिखाएंगे। घर में यदि बड़े बूढ़े हैं तो उनको यदि इस समय कोई उनको ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी रहती है तो यदि आपके पास टाइम है इस समय तो आप जल्दी से हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को ले जाके उनको जो सही सलाह है वो सब दिला दें। जो भी मेडिसिन उनके लिए जरूरी है वो सब दिला दें। घर में यदि कोई मेडिकल जो जिम के इंस्ट्रूमेंट्स यदि आप घर में ला सकते हैं तो वो कर लें। यदि आप कुछ योगा से बच्चों को सिखा सकते हैं तो वो सिखाएं, जिससे कि उनकी मानसिक और शारीरिक जो है वो उनका प्रोग्रेस होता रहे घर बैठे हुए भी। केरल और कर्नाटक में जीका वायरस मिला है, ये कितना खतरनाक है और सरकार के लिए क्या ये परेशानी का सबब बन सकता है? देखिए, इससे पहले भी कुछ सालों में वहां जीका वायरस आता था। जब भी बरसात का थोड़ा समय आता है तो मच्छरों के और उससे ये बढ़ता है। तो ऐसे में एक तो पहले कोरोना से परेशान है लोग, उसके पर ये जो एक नया जो वायरस और आ जाएगा और इसमें भी ये प्रॉपर्टी जितने भी जो कोरोना इन्फेक्शन में जनरली जो जो सिम्टम्स होते हैं इसके एकदम सिमिलर सिम्टम्स इस बीमारी में भी होता है। तो ऐसे में काफी लोग जिनको की वायरस का अलग बीमारी हो तो वो कुछ और ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। तो सरकार को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन लोग इन्फेक्ट हुए हैं, उनको ट्रीट करना होगा। जो मॉस्किटो के थ्रू ये जो स्प्रेड आगे बढ़ रहा है उसको रोकना पड़ेगा। और यदि ये 2 राज्य तक ही सीमित रहे तो अच्छा है, नहीं तो सरकार पर और लोड बढ़ेगा।
तो सरकार की जिम्मेदारी बहुत है, लोगों में थोड़ा सा जो उनका जो एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा कि कैसे जीका वायरस का स्प्रेड होता है। इस तरीके से यदि वो संभाल के रहेंगे तो ये स्प्रेड नहीं होगा। डॉक्टर अमरिंदर जी, जाते जाते आपसे एक सवाल कि जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी पहाड़ों पर, हिमाचल शिमला की बात करें, लोग लापरवाह भी हुए। जब ये आपका इंटरव्यू चलेगा, प्रसारित होगा, लोग देखेंगे, तो लोगों को क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मेरा लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि अभी भी इसको लाइटली ना लें। ये याद होगा कि जब सेकेंड वेव आ रहा था तो लोग ऐसे ही लाइटली ले रहे थे, और जब ये पीक होने लगता है तो उसके बाद सारे सरकार की जो चीजें सारी धराशायी हो जाती है। तो यदि आपके पास समय है तो अभी हर वो काम जिससे कि ये स्प्रेड हो सकता है, हर वो इवेंट जो सुपर स्प्रेडर इवेंट बन रहा है इसके लिए, उसको कम करके रखिए। यदि ये कम रहेगा तो इसका जो वेव होगा वो बहुत स्लो होगा और वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जब आपका ये इंटरव्यू चले, लोग देखें, तो शायद आपके इंटरव्यू प्रभावित होकर लापरवाही ना बरतें और जो तीसरी वेव है उसको टाला जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर जी। धन्यवाद तरुण जी।